राधे राधे, हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में सहस्रा की आंखें खुल सी गईं। उसने आंखें खोले तब पाया वह सोफे पर थी। सहस्रा अभियान का इंतजार करते करते रात को सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई, जिसकी उसे बिल्कुल भनक नहीं थी। सहस्रा रात की बात सोचकर कमरे में चारों ओर देख दिया। उसे खाली कमरे में सिवाय कुछ भी ना मिला। सहस्रा सोफे से उठकर अब वॉशरूम चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अभियान आया और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने दूसरे रूम में शॉवर ले ली थी, बस उसे अब चेंज करना ही था क्योंकि उसने कपड़े यहीं पर थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सहसा साड़ी से खुद को लपेटे बाहर आई। वह साड़ी को संभालते हुए खुद से बोली, क्या करती हूँ मैं भी, टॉवल लेना भूल गई। घर में मम्मा की आदत की वजह से ये हालत हो गई है, इसलिए कहती थी पहले ही सुधर जा, लेकिन नहीं, मुझे भी सुनने ही नहीं था। थैंक गॉड की साड़ी थी, वरना पता नहीं बाहर कैसे आती, किसे बुलाती। सहस्रा ऐसे ही खुद को बड़बड़ाते हुए बैग से कपड़े लेती, क्योंकि अब तक उसने अपने कपड़े कबर्ड में नहीं रखे थे। सहस्रा कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। वह हड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम के पास पहुंची ही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अभियान बाहर निकला। अभियान को देखते ही सहस्रा के पैर चम गए। दोनों पास खड़े ही थे कि इतने करीब नहीं, पर इतने करीब नहीं। सहस्रा के भीगे बालों से पानी बह जा रहा था और अभी शॉवर लेने की वजह से उसका चेहरा एकदम खिला खिला दिख रहा था। सहस्रा की नज़र अभियान पर थी तो वहीं अभियान की सहस्रा को देख रहा था। कुछ ही पल में अभियान साइड लेकर जाने लगा। सहस्रा भी जल्दी से आगे बढ़ी कि तभी उसका पैर साड़ी में फंसकर गिरने को हुई कि तुरंत अव्या ने सहस्रा के पेट से उसे पकड़ लिया। सहस्रा हल्का सा आगे झुक गई तो वहीं अव्यान बिल्कुल स्ट्रेट बिना भाव के खड़ा रहा। अव्यान और सहस्रा एक दूसरे को अपोजिट साइड में खड़े थे। दोनों एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहे थे। सहस्रा को अब ये महसूस हुआ कि अव्यान ने उसे पकड़ा हुआ है और उसकी धड़कन अचानक ही फट जाती है। सहसा अपने धड़कनों को संभालते हुए सीधा होकर खड़ी हो जाती है और उसे खड़े होती अभियान अपना हाथ हटाता और वहाँ से चला जाता है। सहसरा उसे एक नज़र चाहता हुआ देखती है, फिर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अभया बेड पर आराम से सो रही थी। दरवाज़ा खुला और ध्रुवांश अंदर आया और आकर वह सीधे खिड़की से पर्दों को हटाया, जिसे पर्दे की रोशनी को रोक रही थी। वह रोशनी सीधे आव्या के चेहरे पर पड़ी। आव्या कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट बदल कर सो गई। ध्रुवांश आगे बढ़कर बोलने लगा, ट्यूलिप गेट अप। ध्रुवांश कुछ वक्त तक बुलाता रहा, तभी आव्या नींद भरी आवाज़ में बोली, डोंट डिस्टर्ब मी अंश। बोलते ही वह फिर एक बार सो गई। आव्या को ध्रुवांश कुछ पल देखता और फिर गोद में उठाकर सीधे वॉशरूम में ले जाकर पानी से भरे टब में डाल देता है। पानी में जैसे उसका चेहरा दिखता, आव्या हड़बड़ाते हुए उठ जाती। ध्रुवंश उसे ऐसे देखकर हंसने लगा। आव्या उसे बुरी तरह से घूरने लगी। ध्रुवंश वॉशरूम से जाते हुए बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मॉम बुला रही है। आव्या उसे जाता हुआ देखती है, फिर मुंह बनाकर बाथ टब से उठ जाती है। आव्या पूरी तरह से रेडी होकर अपने कदम काव्या के कमरे में तरफ ले जाती है। आव्या दरवाज़ा खोल अंदर जाकर देखती है तो आदित्य ने काव्या को पूरी तरह से अपने सीने में छिपा लिया था। आदित्य आज बहुत सुकून की नींद सो रहा था। आव्या दोनों के पास आई और दोनों के लेटे हुए गले लग गई और कुछ पल बाद वह आदित्य के माथे को किस करके बाहर कमरे से निकल गई। हॉल में पहुंचते ही आव्या सोफे पर बैठ गई, क्योंकि ध्रुवांश ने सबको सोफे पर बैठने के लिए कहा था। आव्या की नज़र फिर एक बार सहस्रा पर जा रुकी। ध्रुवांश ने फिर सहस्रा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सहस्रा कुछ पल उसके हाथ को देख थाम लेती। ध्रुवांश सबकी ओर देखते बोला, ये है मेरी वाइफ सहस्रा। जैसे ही सहस्रा ये सुना, हैरानी से ध्रुवांश को देखने लगी। ध्रुवांश फिर से बोला, दुनिया की नज़र में ये मेरी वाइफ है और घर में मेरी भाभी मिसेस सहस्रा अव्या सिंघानिया। यह सुनते ही आव्या जो आराम से बैठी थी, वह बिल्कुल हैरान होकर बोली, वॉट भाई ने शादी कर ली? सहस्रा ने तुरंत नज़र झुका ली।
ध्रुवांश आव्या को देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ प्रोने, शादी तो 2 दिन पहले ही हुई है। ध्रुवांश सारी बात सौरभ और आव्या को बताने लगा। जैसे ही आव्या ने सब कुछ सुनती है, तुरंत आगे आकर ध्रुवांश के शर्ट को खोलते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है और तुम मुझे अब बता रहे हो? शर्ट बटन खोलकर देखते तो ध्रुवांश के सीने पर बैंडेज लगा हुआ था। शेष दोनों को देखते हुए मन में बोली, श्रेष्ठा, इतनी सारी बातों को बस तुम्हें ये सुनाई दी कि अंश को गोली लगी है। तुम्हें तुम्हारे होते हुए अंश को सगी बहन की ज़रूरत ही नहीं हुई हो सकती प्रिंसेस। बस मुझे अपने अंश के लिए जीवन साथी भी ऐसी चाहिए जिसकी लाइफ में अंश पहले इम्पोर्टेंट दे। खुद से पहले अंश के बारे में सोचते हुए श्रेष्ठा आगे देखती आव्या अब ध्रुवांश को डांट रही थी। कुछ पल वह बिना रुके डांटती रही। सौरभ आव्या को देखते हुए बोला, सांस ले भी लो प्रिंसेस। आव्या यह सुनकर रुककर गहरी सांस लेती। श्रेष्ठा उसे पानी पीने को इशारा करती। आव्या पानी लेकर पीने लगी। सब शांत हुए तो ध्रुवांश सौरभ को देखते हुए सहस्त्रा से बोला, भाभी ये हमारे चाचू हैं। रिश्ते में तो फूफा लगते हैं लेकिन हम इन्हें चाचू बोलते हैं। यह कहकर सहस्त्रा आगे बढ़ के सौरभ के पैर छू लेती है। सौरभ सहस्त्रा के सिर पर हाथ रखे बोला, हमेशा खुश रहो। सहस्त्रा सौरभ को देखकर अब उठ जाती है। ध्रुवांश अब आव्या की ओर इशारा करते हुए बोला, भाभी ये ब्रो की ट्विन सिस्टर है आव्या। आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देख दूसरी ओर मुंह करके बोली, अंश तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैंने बचपन में किसी और को ही भाभी मना लिया था। मैं किसी और को भाभी नहीं बोल पाई। वैसे भी ये शादी का कोई मतलब नहीं है, इसमें भी भाई की ही हाँ थी और ना ही ना। बोलते ही आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देखती है जो आव्या को ही देख रही थी। आव्या सहस्त्रा की फिर एक बार मुंह फुला फेर कर बोली, मैं इस शादी को हरगिज़ नहीं मानूंगी। ये मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। इनफैक्ट मम्मा भी ठीक हो गई तो भी वह इसे बहू कभी नहीं स्वीकारेंगी। और अंश तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई मम्मा की बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए इसे अभी से बोल दो कि भाई को डाइवोर्स दे दे। अव्या की कड़वी बातों को सुनकर सहस्त्रा की आंखें नम सी हो गई। वहीं डिवोर्स सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। सहस्त्रा के आंसू ना चाहते हुए भी एक बूंद नीचे गिर गए। वह जल्दी से भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए आव्या को देखकर बोला, ट्यूलिप ये क्या किया तुमने? आव्या सीरियस होकर बोली, मेरी भाभी सिर्फ प्रज्ञा बनेगी, उसके सिवाय कोई नहीं। श्रेष्ठा एकदम से बोल पड़ी, लेकिन प्रिंसेस प्रज्ञा इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। यह सुनते ही आव्या बिना कुछ बोले भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश भी आव्या के पीछे चला गया। सब कोई इसे देखने लगे। सौरभ आव्या को ऐसे जाते हुए बोला, प्रिंसेस किसी को भी भूल नहीं सकी। इस हादसे ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए सौरभ उस दर्द की शुरुआत करती पल में खो गया। फ्लैशबैक। फोटोशूट खत्म होते ही प्रिंसेस प्रज्ञा की गोद में लेकर बोला, फोटोशूट खत्म होते ही प्रिंस प्रज्ञा को गोद में लेकर बोला, गुड़िया आपको याद है ना कि हमें स्पेशल गिफ्ट लेने जाना है? प्रज्ञा दूर खड़े अव्यान को देखते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे साजन के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना है। प्रिंस प्रज्ञा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर उसे लेकर जाने लगा। अनन्या भी उनके पीछे चली जाती है। प्रिंस प्रज्ञा को कार में बिठाता है और फिर खुद बैठने वाला होता है कि अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर रोक सी लेती। प्रिंस पीछे मुड़कर अनन्या को कंफ्यूज होकर देखता है। अनन्या थोड़ी परेशान होकर बोली, प्लीज़ मत जाइए ना, हमारी जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अनन्या की ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस अनन्या के गाल पर हाथ रख बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो अनन्या? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड़िया को मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैं नहीं आऊँगा तो वह मुंह फुलाए बैठ जाएगी और मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, हम कुछ देर में लौट कर आएंगे। अनन्या आंखों में नमी लिए बोली, प्लीज़ मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है।
कहीं मैं आपको खो। अनन्या से बस इतना ही कहा था कि प्रिंस अनन्या को कमर से पकड़कर खींच लेता और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। अनन्या कसकर प्रिंस की टी शर्ट को मुट्ठी भर लेती है और कुछ 10 मिनट की किस के बाद प्रिंस अनन्या के होठों को छोड़कर फिर उसके माथे को किस करने लगता है। चेहरे को देखते हुए बोला, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, हम तुरंत आ जाएंगे, ओके। अनन्या बेचैन सा प्रिंस का आंखों में देखती है और फिर धीरे से सिर हाँ में कर हिलाती है। प्रिंस अनन्या के गले पर किस करते हुए बोला, आई लव यू। फिर पीछे होकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया। प्रणया अनन्या को देखते हुए बोली, बाय मम्मा। अनन्या प्रणया को खुशी से अपनी बेचैनी को छुपाए मुस्कुराते हुए बाय बोली। प्रिंस अनन्या को आंखों में देखकर कुछ इशारा करता है तो अनन्या बस हाँ में सर हिलाती है। प्रिंस यह देखते हुए कार स्टार्ट करता है और कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। अनन्या जाती कार को देखती रही। इधर आव्या आदित्य को जिंदा करते हुए नहीं होगा देखते हुए बोली, आई डोंट नो। इधर आव्या आदित्य को जिद करते हुए बोली, डैड मैंने कहा था मुझे मेरी जैसी बड़ी सी रैबिट चाहिए। आपने प्रॉमिस भी की थी कि आप मेरे बर्थडे पर लेकर देंगे। बोलते हुए आव्या आदित्य को मासूमियत से देखने लगी। आदित्य आव्या से मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मेरी रैबिट को मैं कोई प्रॉमिस करूं और भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो। बोलते ही आदित्य आव्या का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी ध्रुव भी पीछे जाते हुए बोला, चलो मुझे भी कुछ लेना है। गार्डन में रोहान के गोद पर स्वर्णा थी और रोहान ने स्वर्णा को कमर पर हाथ रखे करीब कर रखा था। स्वर्णा दोनों को देखते हुए बोली, जब नाराज़गी खत्म कर लो मिमी डैडू। स्वरा तुरंत रोहान की नज़र हटा लेती है और स्वर्णा उसके चेहरे को रोहान की तरफ कर देती है। स्वरा स्वर्णा को देखकर चिढ़ते हुए बोली, अर्ना स्टॉप इट, मुझे तुम्हारे डैडू से कोई बात नहीं करनी। इसने मुझे सबके सामने मोटी कहा। रोहान स्वरा को प्यार से देखते हुए बोला, अर्ना अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को मनाता हूँ। स्वर्णा जल्दी से अपनी आंखें हाथ रख लेती है। तभी उसे अदिति के साथ आव्या को बाहर आते देखती है। स्वर्णा जल्दी से बोलती है, डैडू मुझे छोड़िए, मुझे दी के पास जाना है। रोहान की नज़र आदित्य और आव्या पर जाती है तो वह स्वर्णा को छोड़ देता है और स्वर्णा भागते हुए आव्या के पास चली जाती है। स्वर्णा को जाते ही स्वरा जाने लगी। तभी रोहान स्वरा के हाथ को पकड़ खींच लेता है और स्वरा अपने पेट पर हाथ रखे बोली, मिस्टर हैंडसम ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है ना। इसमें इतने बोलते कि रोहान स्वरा के पेट पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है सोना, तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो और तुम्हें भी ये अच्छे से पता होगा कि इसका कारण मैं हूँ। बोलते ही स्वरा के गाल पर किस करता। इस बार स्वरा बोलते ही स्वरा के गाल पर किस करता। स्वरा कुछ पर रूहान को घूरती और फिर शर्माते हुए उसके सीने पर छिप कर बोली, इस बार रूहान आएगा, इस बार सुहान आएगा, हम घर में ये सब बताएंगे। रूहान स्वरा के बालों में सहलाते बोला, आज ही। वहीं उधर काव्या कार की तरफ बढ़ते हुए बुलाई, मिस्टर हैंडसम। आदित्य कार के अंदर से काव्या को देखा। काव्या कार के पास आकर बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। आदित्य काव्या को देखता जो रोनी जैसी सूरत बनाकर खड़ी थी। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद पागल हो जाऊंगा। वैफी तुम हम मॉल जा रहे हैं, चलना है तो चलो। काव्या कार का दरवाज़ा खुल जैसे ही बैठने को होती है पीछे से प्रीत बुलाती है, काव्या। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो प्रीत बोली, माँ बुला रही है। जैसे ही काव्या यह सुनती है रोनी सूरत बनाकर आदित्य को देखती है और फिर बोलती, मिस्टर हस्बैंड मुझे भी जाना है आपके साथ। उसे ऐसे देख ध्रुव हंसते हुए बोला, आदित्य तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता काव्या, हम लोग आधे घंटे में लौट कर आ जाएंगे। काव्या ध्रुव को घूरते हुए बोल पड़ी, मिस्टर हीरो आप बिल्कुल चुप रहिए वरना मैं श्रेष्ठा को बता दूंगी कि आप एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे।
काव्या की बात सुनकर ध्रुव मुंह खोले काव्या को देखता है और फिर बोला, मैंने कब किया? देखो काव्या, ये गलत है, तुम मुझे फंसा रही हो। काव्या उसे नजरअंदाज करते अब आदित्य को देखी, जो काव्या की क्यूट क्यूट बनते फेस एक्सप्रेशन को देख रहा था। काव्या आदित्य की आंखों में देखते ही तभी फिर से प्रीत की आवाज़ आई, काव्या जल्दी आओ, माँ बुला रही है। काव्या पूरा सा मुंह बना लेती है और आदित्य आगे बढ़कर काव्या के माथे पर किस करके बोला, हम जल्दी आ जाएंगे वाइफी। काव्या हाँ में सिर हिलाए और आदित्य के गाल पर किस करके भाग जाती है। आदित्य काव्या को देखता रहता है और काव्या पीछे मुड़कर फ्लाइंग किस देते हुए बोली, मैं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आइएगा। काव्या की हरकत से ना चाहते हुए भी आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं आव्या दोनों को देखते हुए बोली, डैडा मुझे भी आपके जैसा हैंडसम चाहिए। आदित्य मुड़कर आव्या को देखने लगी, जो यह बोलते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। आव्या आदित्य को चेहरे को छूते बोली, आप मम्मा से कितना प्यार करते हैं ना डैडा, मुझे भी बिल्कुल आप जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तभी ध्रुव बीच में ही बोल पड़ा, मुझसे क्या खराबी है भाई, मैं भी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ जैसे हस्बैंड नहीं चाहिए। आव्या बुरा सा मुँह बनाकर ध्रुव को देखती है बोली, जैसे जिसके चेहरे को देखते हुए ध्रुव समझ जाता है कि आव्या को उसके बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। आव्या आदित्य के गले लगकर बोली, माई डैडा इज द बेस्ट हस्बैंड। आदित्य यह सुनकर मुस्कुराते हुए आव्या के माथे को किस करता बोला, थैंक यू रैबिट। ध्रुव दोनों को देखकर चिढ़ते बोला, बस करो, अपना बाप बेटी का प्यार दिखाकर मुझे चिढ़ाना। मेरी बेटी होती ना तो वो भी मुझे बेस्ट मानती। अब चलो जल्दी से, हमें जल्दी वापस आना है। ध्रुव मायूस होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। ध्रुव को मायूस देख स्वर्णा जो उसके गोद में थी वह उसे देखने लगती है। आव्या भी ध्रुव को देखती है और फिर उसके गले लगकर बोलती है, आप भी तो मेरे डैडा हैं एंड मेरे डैड जैसा कोई नहीं हो सकता। सो मुझे डैडा और डैड दोनों का मिक्स हस्बैंड चाहिए। सुबह हल्की हल्की रोशनी से सहस्त्रा की आंखें खुल सी गईं। उसने आंखों खोली तो पाया कि वह सोफे पे थी। सहस्त्रा अम्यान का इंतज़ार करते हुए रात को सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी, जिसका उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। सहस्त्रा रात की बात सोच सोच कर कमरे के चारों ओर देखती है और उसे खाली कमरे में सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। सहस्त्रा सोफे से उठकर अब वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के कुछ वक्त बाद ही अव्यान आया और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसे दूसरे रूम में शॉवर ले ली थी, बस उसे अब चेंज करना था क्योंकि उसके कपड़े यहीं पर थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुल सहस्त्रा साड़ी से खुद को लपेटे बाहर आई। वह साड़ी को संभालते हुए खुद से बोली, क्या करती है तू? मैं भी टॉवल लेना भूल गई। घर में मम्मा की आदत की वजह से ये हालत हो गई है, इसलिए कहती थी पहले ही सुधर जा, लेकिन नहीं, मुझे तो सुनना ही नहीं था। थैंक गॉड की साड़ी थी, वरना पता नहीं बाहर कैसे आती, किसे बुलाती। सहस्त्रा ऐसे ही खुद में बड़बड़ाए जा बैग के कपड़े लेती है क्योंकि अब तक उसने अपने कपड़े कबर्ड में नहीं रखे थे। सहस्त्रा कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। वह हड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम के पास पहुंचती ही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अव्यान बाहर निकला। अव्यान को देखते ही सहस्त्रा के पैर जम गए। दोनों पास खड़े थे पर इतने करीब नहीं। सहस्त्रा के भीगे बालों में पानी बहे जा रहा था। अभी शॉवर लेने की वजह से उसका चेहरा एकदम खिला खिला दिख रहा था। सहस्त्रा की नज़र अव्यान पर थी, वहीं अव्यान भी सहस्त्रा को देख रहा था। कुछ ही पल में अव्यान साइड होकर जाने लगा। सहस्त्रा भी जल्दी से आगे बढ़ने को होती है कि तभी उसका पैर साड़ी में फंस गया और वह गिरने को हुई, लेकिन तुरंत अव्यान ने सहस्त्रा को पेट से उसे पकड़ लिया। सहस्त्रा के आगे झुक गई और वहीं अव्यान बिल्कुल स्ट्रेट बिना भाव के खड़ा रहा। अव्यान और सहस्त्रा एक दूसरे को अपोजिट साइड में खड़े थे। दोनों एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहे थे। सहस्त्रा के जब ये महसूस हुआ कि अव्यान ने उसे पकड़ा हुआ है,
उसकी धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है। सहस्त्रा अपने धड़कनों को संभाले सीधे होकर खड़ी हो जाती है। उसके खड़े होते ही अव्यान अपना हाथ हटाता है और वहां से चला जाता है। सहस्त्रा उसे एक नज़र जाता हुआ देखती है और फिर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अव्यान बेड पर आराम से सो रही आव्या बेड पर आराम से सो रही। दरवाज़ा खुला और ध्रुवंश अंदर आया। आकर वह सीधे खिड़की से पर्दों को हटाया, जिसे पर्दों से रोशनी को रोक रही थी। वह रोशनी सीधे आव्या के चेहरे पे पड़ी। आव्या कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट बदलकर सो गई। ध्रुवंश आगे बढ़कर बुलाने लगा, ट्यूलिप गेट अप। ध्रुवंश कुछ वक्त तब बुलाता रहा। तभी आव्या नींद भरी आवाज में बोली, डोंट डिस्टर्ब मी अंश। बोलते ही वह फिर एक बार सो गई। आव्या को ध्रुवंश कुछ पल देखता फिर गोद में उठाकर सीधे वॉशरूम में जाकर पानी से भरे टब में डाल देता है। पानी में जैसे उसका चेहरा भीगता, आव्या हड़बड़ा में उठ जाती। ध्रुवंश उसे ऐसे देखकर हंसने लगा। आव्या उसे बुरी तरह से घूरने लगी। ध्रुवंश वॉशरूम में जाते हुए बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मॉम बुला रही हैं। आव्या उसे जाता हुआ देखती है, फिर मुंह बनाकर बाथ टब में उठ जाती है। आव्या पूरी तरह से रेडी होकर अपने कदम काव्या के कमरे की तरफ ले जाती है। आव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखती है तो आदित्य ने काव्या को पूरी तरह से अपने सीने में छुपा लिया था। आदित्य आज बहुत सुकून से नींद में सो रहा था। आव्या दोनों के पास गई और दोनों के लेटे हुए गले लग गई। कुछ पल बाद वह आदित्य के माथे पर किस करके बाहर कमरे से निकल गई। हॉल में पहुंचने पर आव्या सोफे पर बैठ गई, क्योंकि ध्रुवांश ने सबको सोफे पर बैठने के लिए कहा था। आव्या की नज़र फिर एक बार सहस्त्रा पर जा रुकी। ध्रुवंश ने सहस्त्रा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सहस्त्रा कुछ पल उसके हाथ को देख थाम लेती है। ध्रुवंश सबकी ओर देखते बोला, ये मेरी वाइफ सहस्त्रा। जैसे ही सहस्त्रा ये सुन हैरानी से ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश फिर बोला, दुनिया की नज़र में ये मेरी वाइफ है और घर में मेरी भाभी मिसेस सहस्त्रा अव्यान सिंघानिया। यह सुनते ही आव्या जो आराम से बैठी थी वह बिल्कुल हैरान होकर बोली, वॉट, भाई ने शादी कर ली? सहस्त्रा ने तुरंत नजरें झुका ली। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, ब्रो ने शादी 2 दिन पहले ही हुई है। ध्रुवंश सारी बात सौरभ और आव्या को बताने लगा। जैसे ही आव्या ये सब कुछ सुनती है तुरंत आगे आकर ध्रुवंश के शर्ट को खोलते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है और तुम मुझे अब बता रहे हो? शर्ट बटन खोलकर देखती है तो ध्रुवंश के सीने पे बैंडेज लगी होती है। श्रेष्ठा दोनों को देखते हुए मन में बोली, इतनी सारी बातों में बस तुम्हें यही सुनाई दी कि अंश की गोली लगी है। तुम्हारे हाथों हुए अंश को सगी बहन की ज़रूरत है। तुम्हारे होते हुए अंश को सगी बहन की ज़रूरत ही नहीं हो सकती प्रिंसेस। अब मुझे अपने अंश के लिए जीवन साथी भी ऐसी चाहिए जिसकी लाइफ में अंश पहले इम्पोर्टेंट हो। खुद से पहले अंश के बारे में सोचते हुए श्रेष्ठा आगे देखती है। आव्या ध्रुवंश को डांट रही थी। कुछ पल में बिना रुके डांटती रही। सौरभ आव्या को देखते हुए बोला, सांस लो प्रिंसेस। आव्या यह सुनकर रुक कर गहरी सांस लेती है। श्रेष्ठा उसे पानी पीने का इशारा करती है। आव्या पानी लेकर पीने लगी। सब शांत हुए तो ध्रुवंश सौरभ को देखते हुए सहस्त्रा से बोला, भाभी ये हमारे चाचू हैं। रिश्ते में तो फूफा लगते हैं लेकिन हम इन्हें चाचू बोलते हैं। ये कहकर सहस्त्रा आगे बढ़कर सौरभ के पैर छू लेती है। सौरभ सहस्त्रा के सिर पर हाथ रख बोला, हमेशा खुश रहो। सहस्त्रा सौरभ को देखकर अब उठ जाती है। ध्रुवंश अब आव्या की ओर इशारा करते हुए बोला, भाभी ये ब्रो की ट्विन सिस्टर है आव्या। आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देख दूसरी तरफ मुँह करके बोली, अंश तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैंने बचपन में ही किसी और को अपनी भाभी मान लिया है। मैं किसी और को भाभी नहीं बोलने वाली। वैसे भी ये शादी का कोई मतलब ही नहीं जिसमें इसमें नहीं भाभी की हाँ थी और ना ही इसमें ना ही भाई की हाँ थी और ना ही बोलते बोलते ही आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देखती है जो आव्या को ही देख रही थी। आव्या सहस्त्रा को फिर एक बार मुंह फेर कर बोली, मैं इस शादी को हरगिज़ नहीं मानूंगी। ये मेरे भाभी कभी नहीं बन सकती। इनफैक्ट मम्मा भी ठीक हुई तो वो भी इन्हें बहू कभी नहीं स्वीकारेंगी। और अंश तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई मम्मा की बात कभी नहीं टालेंगे। इसलिए इन्हें अभी से बोल दो कि भाई को डाइवोर्स दे दें।
आव्या की कड़वी बातें सुनकर सहस्त्रा की आंखें नम सी हो गई। वही डाइवर्स सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। सहस्त्रा के आंसू ना चाहते हुए भी एक बूंद नीचे गिर गई। वह जल्दी से भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए आव्या को देखकर बोला, ट्यूलिप, ये क्या किया तुमने? आव्या सीरियस होकर बोली, मेरी भाभी सिर्फ प्रज्ञा बनेगी, इसके सिवाय कोई और नहीं। श्रेष्ठा एकदम से बोल पड़ी, लेकिन प्रिंसेस प्रज्ञा इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। यह सुनते ही आव्या बिना कुछ बोले भागते हुए कमरे में और चली गई। ध्रुवांश भी आव्या के पीछे चला गया। सब कोई उन्हें देखने लगा। सौरभ आव्या को ऐसे ज़्यादा देख बोला, प्रिंसेस किसी को भी नहीं भूल सकी। उस हादसे ने सबको बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए सौरभ उस दर्द के शुरुआत करती पल में खोस आ गया। फ्लैशबैक्स अब यहाँ पे बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में शायद वो अधूरा रह गए थे, जो उसका फर्स्ट सीज़न था। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है, और ये कैसे हुआ इनका ये, वो अब इसमें बताया जाएगा। फ़ोटोशूट खत्म होने, उस टाइम फ़ोटोशूट चल रहा था कोई। फ़ोटोशूट खत्म होते ही प्रिंस प्रज्ञा की गोद में लेकर बोला, गुड़िया, आपको याद है ना कि हमें स्पेशल गिफ्ट लेने जाना है? प्रज्ञा दूर खड़े अभियान को देखते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे साजन के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेना है। प्रिंस प्रज्ञा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर उसे लेकर जाने लगता है। अनन्या भी उसके पीछे चली जाती। प्रिंस प्रज्ञा को कार में बिठाता और खुद बैठने वाला होता है कि अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर रोक सी लेती। प्रिंस पीछे मुड़कर अनन्या को कंफ्यूज्ड होकर देखता। अनन्या थोड़ा परेशान होकर बोली, प्लीज़ मत जाइए ना, हमारा जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अनन्या की ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस अनन्या के गाल पर हाथ रख के बोला, ऐसे क्यों बोल रही हो अनन्या? देखो, ऐसी कुछ नहीं होगा। गुड़िया को मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह मुंह फुलाए बैठी जाएगी, और मैं इससे बात नहीं किए बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, मैं कुछ देर में लौट कर आ जाऊंगा। अन्य आंखों में नमी लिए बोली, प्रिंस मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं आपको खो। अनन्या ने बस इतना ही कहा था कि प्रिंस अनन्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है और उसके होठों पर उसके होठ रख कर किस करने लगा। अनन्या कसकर प्रिंस की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। कुछ 10 मिनट की किस के बाद प्रिंस अनन्या के होठों को छोड़कर उसके माथे पर किस करके उसके चेहरे को देखते बोला, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, हम तुरंत आ जाएंगे, ओके? अनन्या बेचैन सी प्रिंस की आंखों को देखती और फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाती। प्रिंस अनन्या के गाल पर किस करके बोला, आई लव यू, फिर पीछे होकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया। प्रज्ञा अनन्या को देखते हुए बोली, बाय ममा। अनन्या प्रज्ञा की खुशी में अपनी बेचैनी को छुपाए मुस्कुराते हुए बाय बोली। प्रिंस अनन्या की आंखों में खुद को कुछ इशारा करता तो अनन्या बस हाँ में सिर हिलाती। प्रिंस यह देखते ही कार स्टार्ट करता है और कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। अनन्या जाती कार को देख रही थी। इधर आव्या आदित्य को जिद करते हुए बोली, डैड, मैंने कहा था मुझे चाहिए, मुझे मेरी जैसी बड़ी सी रैबिट चाहिए। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे बर्थडे पर ला कर देंगे। बोलते हुए आव्या आदित्य को मासूमियत से देखने लगी। आदित्य आव्या के मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मेरी रैबिट को मैं कोई प्रॉमिस करूँ और भूल जाऊँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता, चलो। बोलते ही आदित्य आव्या का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी ध्रुव भी पीछे आते हुए बोला, चलो मुझे भी कुछ लेना है। गार्डन में रूहान की गोद पर स्वर्णा थी और रूहान ने स्वरा के कमर पर हाथ रखे करीब कर रखा था। स्वर्णा दोनों को देखते हुए बोली, जब नाराज़गी खत्म कर लो मम्मी डैडू। स्वरा तुरंत रूहान की नज़र हटा लेती है और स्वरा उनके चेहरे को रूहान की तरफ कर देती है। स्वरा स्वर्णा को देखकर चिढ़ते बोली, अन्ना स्टॉप इट, मुझे तुम्हारे डैडू से कोई बात नहीं करनी। इसने मुझे सबके सामने मोटी कहा। रूहान स्वरा के प्यार से देखते हुए बोला, अन्ना अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को मनाता हूँ। स्वर्णा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर हाथ रखती है। तभी उसे आदित्य के साथ आव्या को बाहर आते देखती है। स्वर्णा जल्दी से बोली, डैडू मुझे छोड़िए, मुझे दी के पास जाना है। रूहान की नज़र आदित्य पर
और अव्या पर जाती है तो वह स्वर्णा को छोड़ देता है। स्वर्णा भागते हुए अव्या के पास चली जाती है। स्वर्णा के आते ही स्वरा जाने लगती है। तभी रोहन स्वरा के हाथ को पकड़कर खींच लेता है। स्वरा अपने पेट पर हाथ रखे बोली, मिस्टर हैंडसम, ये क्या हरकत है तुम्हारी, पता है ना? उसके इतना बोलते ही रोहन स्वरा के पेट पर हाथ रख के बोला, मुझे पता है सोना, तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो और तुम्हें भी ये अच्छे से पता होगा कि इसका कारण मैं हूँ। बोलते ही स्वरा के गाल पर किस करता है। स्वरा कुछ तो रूहान को घूरती फिर शर्माते हुए उसके सीने पर चिपकर बोली, इस बार रूहान इस बार सुहान आएगा, हम मतलब बेबी बॉय, इस बार सुहान आएगा, हम घर में ये कब बताएंगे? रूहान स्वरा के बालों को सहलाते बोला, आज ही। वहीं उधर काव्या कार में तरफ बढ़ते हुए बुलाई, मिस्टर हैंडसम। आदित्य कार के अंदर से काव्या को देखा। काव्या कार के पास आकर बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आदित्य काव्या को देखता जो रोनी जैसी सूरत बनाकर खड़ी थी। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद पागल हो जाऊंगा वाइफी। हम मॉल जा रहे हैं, चलना है तो चलो। काव्या कार में दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बैठने को होती है कि पीछे से प्रीत बुलाती है, काव्या। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो प्रीत बोली, माँ बुला रही हैं। जैसी काव्या यह सुनती है, रोनी सूरत बनाकर आदित्य को देखती है, फिर बोलती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी जाना है आपके साथ। उसे ऐसे देख ध्रुव हंसते हुए बोला, आदित्य तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है काव्या, हम लोग आधे घंटे में लौटकर आ जाएंगे। काव्या ध्रुव को घूरती हुई बोल पड़ी, मिस्टर हीरो, आप बिल्कुल चुप रहिए वरना मैं श्रेष्ठा को बता दूंगी कि आप एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। काव्या की बात सुन ध्रुव मुंह खोले काव्या को देखता है और फिर बोला, मैंने कब किया? देखो काव्या, ये गलत है, तो मुझे फंसा रही हो। काव्या उसे नज़रअंदाज करके उस आदित्य को देखते हुए काव्या के क्यूट बनते फेस एक्सप्रेशंस को देख रहा था। काव्या आदित्य के आंखों में देखती है, तभी फिर से प्रीत की आवाज़ आई, काव्या जल्दी आओ, माँ बुला रही है। काव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के माथे पर किस करके बोला, हम जल्दी आ जाएंगे वाइफी। काव्या हाँ में सिर हिलाए आदित्य के गाल पर किस करके भाग जाती है। आदित्य काव्या को देखता रहता है। काव्या पीछे मुड़कर फ्लाइंग किस कर देते हुए बोली, मैं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आइएगा। काव्या की हरकत से ना चाहते हुए भी आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं आव्या दोनों को देखते हुए बोली, डैडा, मुझे भी आपके जैसा हस्बैंड चाहिए। आदित्य मुड़कर आव्या को देखने लगा जो वह बोलते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। आव्या आदित्य के चेहरे को छूते हुए बोली, आप मम्मा से कितना प्यार करते ना डैडा, मुझे भी बिल्कुल आप जैसे ही हस्बैंड चाहिए। तभी ध्रुव बीच में ही बोल पड़ा, मुझसे क्या खराबी है मुझ में? मैं भी बेबी को बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए? आव्या पूरा सा मुँह बनाकर ध्रुव को देखती है। उसके चेहरे को देखते ही ध्रुव समझ जाता है कि आव्या को उसकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। आव्या आदित्य के गले लगकर बोली, माय डैडा इज द बेस्ट हस्बैंड। आदित्य यह सुनकर मुस्कुराते हुए आव्या के माथे पर किस करते हुए और बोला, थैंक यू रैबिट। ध्रुव दोनों को देखकर चिढ़ते हुए बोला, बस करो, अपना बाप बेटी का प्यार दिखाकर मुझे चिढ़ाना। मेरी बेटी होती तो वो भी मुझे बेस्ट मानती। अब चलो जल्दी से, हम जल्दी वापस आना है। ध्रुव मायूस होकर अब खिड़की से बाहर देखने लगा। ध्रुव को मायूस देखकर स्वर्णा जो उसके गोद में थी वह उसे देखने लगी। आव्या भी ध्रुव को देखती फिर उसके गले लगकर बोली, आप भी तो मेरे डैड हैं एंड मेरे डैड जैसा कोई नहीं हो सकता, सो मुझे डैडा और डैड दोनों की मिक्स हस्बैंड चाहिए। आदित्य, ध्रुव, आव्या और स्वर्णा शॉपिंग पूरी करके आ रहे होते हैं। तभी ध्रुव की वीडियो कॉल आता है और ध्रुव अननोन नंबर को देख कॉल रिसीव करके उस इंसान को देखने लगता है। जैसे ही ध्रुव उसे देखता है तो एकाएक हैरान रह जाता है। ध्रुव को ऐसे हैरानी में देख वीडियो कॉल से स्थित रुद्रांश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ ध्रुव, मेरे मरे हुए इंसान को जिंदा देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ध्रुव के साथ आदित्य और आव्या यह सुनकर देखने लगते हैं। स्वर्णा इस वक्त सोई हुई थी। रुद्रांश को देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। ध्रुव को इतना ज़्यादा हैरान था
कि उसके कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था। रुद्रांश उसे बिल्कुल चुप देखकर गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, पता है मैंने तुझे आज कॉल क्यों किया? क्योंकि मैं तुझे आखिरी बार अलविदा करना चाहता था। जस्ट गुड बाय। सिर्फ तुम्हें ही नहीं तो आदित्य सिंघानिया और वो भी तुम्हारे साथ है। सिंघानिया विला के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान जाएगी। आज तुम सबकी मौत आई है, जन्मदिन नहीं, आज उस घर में मरण दिन बनाया जाएगा। इतना बोलकर ही रुद्रांश हंसने लगा। वह हंसते हुए कहता है, स्पेशल चॉकलेट केक, वही स्पेशल चॉकलेट केक बनेगा सबके मौत की वजह, क्योंकि वो खुशियाँ मनाने वाला केक नहीं, बर्बादी करने वाला बारूद है। बस कुछ मिनट फिर बूम बोलते हुए वह पागलों की तरह हंसने लगता है। वह सुनते ही आदित्य ड्राइवर को जोर से चिल्लाते बोला, ड्राइव फास्ट। रुद्रांश अपने हाथों को हिलाए कहता है, गुड बाय। उसके बाद ही कॉल कट हो जाती है। आदित्य के चेहरे पे एक डर की सिकन थी और वह जल्द से जल्द विला पहुंचना चाहता था। वह कुछ सोचते हुए जल्दी से रॉकी को कॉल करता है, पर रॉकी कॉल रिसीव करता है और कहता है, यस बॉस, आपका अंदाज़ा सही निकला। वो रुद्रांश जिंदा है, उसे दर्श शेखावत ने बचाया और अब दर्श शेखावत की मौत हो गई, जिसकी वजह ध्रुव को समझकर किंग देवेश शेखावत ध्रुव पर हमला करने वाला है। हम रिटर्न आ रहे हैं बॉस। ये सारी चीज़ें बोलते ही बाद रॉकी, माया और रॉनी जो वीर के घर जा रहे थे, वे वापस लौटकर आने ही के लिए मुड़ते हुए, क्योंकि उन्हें भी अभी ही यह खबर मिली थी। वहीं आदित्य ड्राइवर को और फास्ट चलाने को बोलते हुए काव्या को कॉल कर रहा था। काव्या उधर किचन में सबके साथ श्रेष्ठा, प्रीत, सपना, सोरा, रुखसा, रूहानी, रुमानी बैठी थी और मेहमानों के लिए मिठाइयाँ पैक कर रही थी। सभी बात करते हुए पैकिंग कर रहे थे कि काव्या का फ़ोन रिंग होता। काव्या आदित्य का कॉल देखकर जल्दी से रिसीव करके कान पे रखती है। काव्या कुछ ही बोलती उससे पहले आदित्य हड़बड़ाते हुए बोला, वाइफी विला से। उसके इतना बोलते उधर गन चलने की आवाज़ गूंज पड़ी और साथ ही स्वर्णा के रोने की आवाज़ आती है। काव्या यह सुनकर परेशान होकर अपनी जगह से उठती है और किचन से बाहर आती है और फ़ोन को डरते हुए, हेलो मिस्टर हस्बैंड, आप ठीक हैं? हेलो, काव्या बोली जा रही थी और उसे उधर से कोई जवाब नहीं आता। श्रेष्ठा भी काव्या को परेशान देखकर किचन से निकल आए। उसने पूछा, क्या हुआ काव्या? काव्या से डर से पसीने आते हुए कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हस्बैंड मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। बोलते ही काव्या भागते हुए निकल जाती है। श्रेष्ठा भी उसके ऊपर पीछे भागते हुए निकल जाती है। अव्यान काव्या को परेशान देखकर उसके पीछे जाता है और उसके पीछे ध्रुवंश। बाहर पहुंचते ही काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठती है और श्रेष्ठा उसके बगल वाली सीट पर। अव्यान और ध्रुवंश को देख श्रेष्ठा जल्दी से कहती है, तुम दोनों विला में रहो, हम लोग आ रहे हैं बस। अव्यान जल्दी से कार में बिना कुछ बोले बैठ जाता है तो ध्रुवंश कहता है, मॉम मैं भी जाऊंगा। श्रेष्ठा मना करती पर ध्रुवंश जिद करता है तो काव्या जल्दी से कहती है, हाँ ठीक है बैठो। ध्रुवंश जैसे कार में बैठता है, काव्या बहुत तेज रफ्तार में कार चलाती है। उधर आदित्य की कार पर फायरिंग हो रही होती है। तभी आदित्य के बॉडीगार्ड भी आने लगते हैं और उन सब पर फायरिंग करते हैं। रॉकी भी पहुंच चुका था और कार से निकल माया और विला की तरफ भेज देता है। रॉकी फायरिंग करते हुए आदित्य के कार में आ जाता है। आदित्य परेशान होकर अपने फ़ोन को खोजने में लगा हुआ था, क्योंकि अचानक फायरिंग और कार रुकने की उसका फ़ोन हाथ से छूट चुका था। ध्रुव आदित्य के बॉडीगार्ड को मरता देखकर कहता है, आदित्य मुझे लगता है काम ऐसे नहीं बनेगा। एक काम करो, तुम सब जाओ, क्योंकि किंग को मैं चाहिए, मैं हूँ इसलिए अटैक हो रहा है। आदित्य ध्रुव को ऐसे बोलते ही उस पर चिल्लाता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, वो तुम्हें मार देगा। आदित्य के चिल्लाते ध्रुव भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो मार दे, मैं अकेला रहूँगा तो सिर्फ मरूंगा, और अगर तुम लोग रहे तो हम सब मरेंगे। आदित्य तुम काव्य के बारे में सोच, विला कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी फैमिली है वहाँ हमारी। क्या तुम चाहते हो कि सब मर जाएं? जाओ और बचाओ उन्हें, मैं यहाँ देख लूँगा। काव्य और फैमिली का जिक्र होते ही आदित्य रॉकी को देखकर बोलता है, तुम ध्रुव के साथ रहो और कुछ भी हो ध्रुव को कुछ मत होने देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदित्य को बोलते ही रॉकी हाँ में सिर हिलाता है।
तो वहीं ध्रुव आदित्य को एकटक देखने लगता है। ध्रुव के मुंह से एक बार निकलता है, तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है आदित्य? यह सुनकर ध्रुव को देखता है। तभी उसके सामने एक कार रुकती है। ध्रुव कार को देखते अपनी गन निकालता है और खुद को बचाने के लिए फायरिंग करने कार में बैठ जाता है। रॉकी भी उसके साथ बैठ जाता है। आदित्य ड्राइव को साइड होने के बोलकर खुद ड्राइव सीट पर बैठकर बहुत तेज रफ्तार से कार चलाकर वहाँ से निकल जाता है। स्वर्णा डर से सो रही थी और अव्या हल्का कांप रही थी, पर फिर भी वह स्वर्णा को अपने सीने से छिपा कर रखी हुई थी। काव्य की कार चल रही थी, तभी उन पर भी हमला होने लगता है। ये रुद्रांश के आदमी थे जो इन पर हमला कर रहे थे। माया उसी वक्त वहाँ पहुँच जाती है कि काफ़ी देर फायरिंग के बाद उस पर ही गोली चल जाती है। ये देखकर काव्य निकल जाती है। उस पर हमला देखकर उसके पहले दर्श उन सब पर अटैक करता है। विक्रम ड्राइव कर रहा था और दर्श कार के अंदर से फायरिंग कर रहा था। इस दौरान वह उन सबको मार गिराता है और जल्दी से निकलकर काव्य की कार की ओर बढ़कर सबको अपनी कार में बिठाता है। रॉनी माया के पास जाने को होता है, पर माया उससे चिल्लाकर कहती है, यहाँ से जाओ रॉनी। रॉनी की आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ को छोड़ नहीं जाना चाहता था, पर दर्श उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। दर्श माया को भी लेने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी फिर एक बार रुद्रांश के आदमी आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। इस वजह से वे ना चाहते हुए माया को छोड़ देता है। माया भी उन सबको जाने के लिए कहती। इसी बीच फिर एक बार माया पर गोली चला दी जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। सभी बच्चे अभी 6 साल के थे और ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहे थे। विक्रम कार चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। ध्रुव श्रेष्ठा को कॉल करके स्पीकर पर रखती है। ध्रुव के बदले उधर काली कॉल रिसीव करता है। रॉकी किसी तरह से ध्रुव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर इसी दौरान वह मौत का शिकार हो जाता है। रॉकी पर हमला होते ही वह ध्रुव बाहर आता है। ध्रुव सबको मार गिरा रहा है, ताकि तभी पीछे से उस पर कोई वार करता है। ध्रुव पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहता। यह काली था जिसे उसने इतने सालों तक अपने काम पर रखा था। काली फ़ोन पर श्रेष्ठा को बताता है, मैं बॉस को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते ही वह कॉल कट करता है और एक बार को सिर पर ध्रुव को मारता है, जिसे ध्रुव जमीन पर गिर जाता है। आदित्य की कार विला के बाहर रुक जाती है। अब तक विला सही सलामत थी। वह दौड़कर जा ही रहा था कि तभी विला ब्लास्ट हो जाता है। आदित्य के कदम एक पल के लिए ठहर जाते हैं। सौरभ जो हॉस्पिटल में था वह भी अभी पहुंचता है। ब्लास्ट होता देख सौरभ को तो ऐसा लगता है जैसे उसका दिल चीर कर किसी ने निकाल दिया। वहीं आदित्य एकदम चीख उठता है, वाइफी। बोलते ही वे आगे बढ़ते को होता है, पर सौरभ जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। आदित्य खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, वाइफी अंदर है, छोड़ो, उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता वाइफी। सौरभ एकदम कसकर आदित्य को सीने को पकड़कर रखा हुआ था और उसके कान के पास चिल्ला रहा था, आदि संभाल खुद को, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए सौरभ के आंसू बह रहे थे। वह आदित्य आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह बहुत जोर जोर से चीख रहा था, पर सौरभ भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। आव्या भी बाहर निकलकर एकटक चलते हुए विला को देख रही थी। स्वर्णा तो बेहोश हो चुकी थी। उसी के साथ सिंघानिया विला एक खंडर में तब्दील हुआ और सिंघानिया परिवार पूरी तरह से बिखर गए। फ्लैशबैक एंड्स। श्रेष्ठा और सौरभ दोनों ही उस दर्द के पल को याद करते दर्द में जी रहे थे। तभी उन्हें होश आता है कि वो सारी बीती हुई दर्दनाक घटना में जो दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती। श्रेष्ठा सौरभ को दर्श को देखते हुए कहती है, मैं सहस्रा को देख कर आती हूँ। बोलते हुए अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्रा बालकनी में दीवार से सटकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी और उसे आव्या के हर एक शब्द कान में सुनाई दे रहे थे, जिससे उसके आंसू गाल पर बहते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा दुख उसे आव्या का अव्यान को डाइवोर्स देना बोलना दर्द दे रहा था। सहस्रा आंसू बहा रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ कमरे में अंदर आते हुए आती है, भाभी। आवाज़ सुनते ही सहस्रा अपनी आंखें खोल जल्दी से आंसू को पोंछ लेती है।
ध्रुवंश सहस्त्रा को कमरे में ना पाकर बालकनी की ओर बढ़ता है। बालकनी में जाकर देखता है तो सहस्त्रा रेलिंग को पकड़े खड़ी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास जाकर खड़ा होकर बुलाता है, भाभी। सहस्त्रा ध्रुवंश की ओर मुड़ जाती है। वह अब नॉर्मल थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के देखते हुए कहता है, भाभी आप ठीक हैं? सहस्त्रा हाँ में सिर हिला देती है। सहस्त्रा को बहुत गौर से देखते हुए ध्रुवंश बोलता है, भाभी आप प्लीज़ ट्यूलिप की बातों का बुरा मत मानिए। वो पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। देखना वह खुद आकर आपको भाभी बोलेगी और बात भी करेगी। ध्रुवंश को बोलते ही सहस्त्रा अपने अंदर के दुख को छुपाकर मुस्कुरा देती है। अगर सहस्त्रा चाहे तो वह रिश्ता तोड़कर जा सकती थी, लेकिन वह ऐसा करके अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। श्रेष्ठा दरवाजे पे खड़ी दोनों को देखती है। ध्रुवंश का सहस्त्रा को इतना अच्छे से हैंडल करना देखना वह कदम पीछे करके वापस नीचे चली जाती है। ध्रुवंश घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, चलिए भाभी नाश्ता करने चलते हैं। बोलते ही वह पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी सहस्त्रा कहती है, अगर हमारी वजह से उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो? इतने वक्त बाद आप लोग मिले हैं, कहीं मुझे देखकर उन्होंने सब नाश्ता करने से मना कर दिया तो? हमें लगता है हमें कमरे में ही नाश्ता करना चाहिए, आप जाइए। बोलते ही सहस्त्रा सिर झुका लेती है। ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है और फिर एकदम से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और थोड़ा हंसते हुए कहता है, भाभी आपकी नंद नकचड़ी नहीं है और ना ही घमंडी। आप बेकार में इतना सोच रही हैं। अब चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा को जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर वह ध्रुवंश को मना भी नहीं कर पा रही थी। नीचे जाकर सहस्त्रा देखती है तो आव्या श्रेष्ठा का साथ देते हुए नाश्ता सर्व कर रही थी। यह चेयर में देखती है विक्रम, सौरभ, दर्श, अव्यान और रोनी बैठे थे। अव्यान की पीठ सहस्त्रा की तरफ थी। ध्रुवांश सहस्त्रा को लेकर जाकर अव्यान के पास बैठने को इशारा करते हुए बोला, बैठिए भाभी। सहस्त्रा एक नज़र चेयर को देखती है फिर अव्यान को। अव्यान टैब पर कुछ देख रहा था। सहस्त्रा अब सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा बैठते हुए कहती है, बैठो सब। अब खड़े रहकर ही खाने का इरादा है क्या? आव्या श्रेष्ठा के बगल में बैठ जाती है और ध्रुवंश भी आव्या के पास जाकर बैठ जाता है। सहस्त्रा भी अव्यान के पास बैठ जाती है। सहस्त्रा आव्या को देखने लगती है जो अब ध्रुवंश से बात कर रही थी। उसका ध्यान सहस्त्रा की तरफ बिल्कुल नहीं था। यह देखकर सहस्त्रा सिर झुकाए नाश्ता करने लगती है। ध्रुवंश आव्या से बात करते हुए अव्यान और सहस्त्रा को देखने लगता है। फिर उसे क्या सोचता है कि वह एकदम से बोलता है, ब्रो अब शादी हो गई है तो क्यों ना आप भाभी को हनीमून पर लेकर जाओ। वैसे भी हनीमून से उससे सहस्त्रा के गले पर खाना अटक जाता है और वह खांसने लगती है। अव्यान बिना एक्सप्रेशन दिए पानी का गिलास सहस्त्रा की तरफ खिसका देता है। सहस्त्रा खांसते हुए अव्यान को देखती है और फिर पानी उठाकर पीने लगती है। ध्रुवंश दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आव्या की नज़र भी अब अव्यान और सहस्त्रा चली जाती है। आव्या कुछ देर तक सहस्त्रा को देखती है और फिर खाने लगती है। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर शांति छा जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ अपने फ़ोन को देखते हुए बोलता है, प्रिंसेस गोवा के हॉस्पिटल का क्या करें? तुमने जो एक हफ्ते की छुट्टी ली थी ना? श्रेष्ठा और ध्रुवांश की नज़र आव्या पर थी। आव्या कुछ बोलती कि ध्रुवांश बीच में ही परेशान होकर कहता है, एक हफ्ते की छुट्टी ली थी मतलब? ट्यूलिप क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी? आव्या मुस्कुराते हुए ध्रुवांश को एक गाल को खींचते हुए कहती है, ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चा, आई एम अ डॉक्टर। बोलते हुए ध्रुवंश का गाल छोड़ देती है। आव्या की हरकत पर श्रेष्ठा हंसने लगती है तो वहीं ध्रुवंश अपने गाल को सहलाते मुंह बनाकर कहता है, मैं भी कोई नन्हा मुच्चा बच्चा नहीं हूँ, आई एम द माफिया किंग। और हाँ, मैं तुमसे बस 20 मिनट छोटा हूँ। आव्या खाते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है अंश। और चाचू, मैंने वहाँ से आज सुबह ही परमानेंट छुट्टी को बोल दिया है, मैं इधर ही कहीं कर लूँगी। बोलते हुए आव्या सौरभ को देख रही थी। सौरभ हमें से हिलाता रहता है। तभी ध्रुवंश बोलता है, खोजने की क्या ज़रूरत है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, ब्रो ने मम्मा के नाम से बनवाया है, तुम वही कर लो।
जैसे ही आव्या यह सुनती है, उसकी नज़र आव्यान पर ठहर जाती है, क्योंकि यह सपना आव्या का था कि वह डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल काव्या के नाम पर खोलेगी, जिसे आव्यान ने पूरा कर दिया था। आव्या अपनी नज़र से उठाती है और आव्यान के पीछे से हक करके कहती है, आई लव यू भाई। आव्यान इस पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना करके रोनी को देखता है। रोनी आव्यान की आंखों को देखते ही किसी को कॉल करते हुए कहता है, हॉस्पिटल में एक कैबिन रेडी करो। आव्या रोनी की आवाज़ सुनकर उसे देखती है और फिर आव्यान को छोड़कर खड़ी हो जाती है और रोनी को गौर से देखते हुए कहती है, तुम रोनी हो? रोनी रॉकी अंकल और माया आंटी के बेटे। आव्या सबसे मिली थी लेकिन रोनी से नहीं। रोनी बेख्याल में बस हाँ में सिर हिला देता है और व्या उसकी ओर बढ़कर उसके भी गले लग जाती है। आव्या शांति से बैठा आव्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। आज भी आव्या बचपन की ही तरह खाते समय इधर से उधर फुदकती रहती है। बचपन की आदत अब तक आव्या में ही यह बात सभी नोटिस कर रहे थे। सहस्रा अभी फैमिली को बहुत ध्यान से देख रही थी। सभी फैमिली मेंबर्स को ध्रुवंश सहस्रा को देखते हुए मन ही मन कहता है, कल ही मुझे डैड को वहाँ से छुड़ाना है। इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। कहीं इस बार से आप मुझे गलत ना समझ बैठें। ऐसा न लगे कि हम सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं। सोचते हुए ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा विला जिसमें टाइगर के कई सारे स्टैचू बने थे। वहाँ टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ से विला गूंज रहा था। रुद्र सोफे पर बैठा टाइगर के सिर पर सहला रहा था। वहीं रुद्रांश गुस्से से रुद्र को देख रहा था। रुद्रांश एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैंने बस एक ही सपना देखा था कि तुम माफिया किंग बनोगे, लेकिन तुमने एक झटके में मेरा सपना चूर चूर कर दिया। रुद्र टाइगर के एक पैर को देखते हुए उसके नाखूनों को हाथ से टच करने लगता है, जो बहुत धार थी। वही टाइगर अपने सिर को इधर से उधर हिला रहा था। रुद्रांश रुद्र को अपनी तरफ ध्यान ना देते देखकर सोफे से उठकर गुस्से से बोला, टाइगर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर कंडीशन ही क्या दिया था आखिर कंडीशन ही क्या दिया था किंग ने? बस यही कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी थी। शादी कर लेते और किंग बनने के बाद छोड़ देते, क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा? उसने इतना बोलते ही रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, आई डोंट लाइक टचिंग गर्ल्स। बोलते ही वह रुद्रांश को देखता और फिर खड़ा होकर उसके पास जाता और रुद्र के आते ही टाइगर जमीन पर बैठ जाता है। रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है तो रुद्रांश कंफ्यूज होकर रुद्र को देखता है। अचानक रुद्र रुद्रांश को धक्का देता है, जिसके लिए रुद्रांश बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और रुद्रांश सोफे पर गिर जाता है। रुद्र तुरंत चक्कू उठाकर अपना पैर सोफे पर रखता है और रुद्रांश के ऊपर झुककर उसके गर्दन पर चाकू रखता है। चाकू की धार को देख रुद्रांश रुद्र से कहता है, ये कर रहे हैं टाइगर, चाकू हटाओ। ये क्या कर रहे हो टाइगर, चाकू हटाओ। बोलते ही रुद्रांश को अपने गर्दन पर चाकू घुसने का महसूस होता है, जिससे वह डर से रुद्र की आंखों में देखने लगता है। रुद्र की सर्द नजर रुद्रांश के गर्दन पर थी। रुद्र सिर टेढ़ा करके रुद्रांश के गर्दन को देखता है, जिसमें से हल्का खून निकल रहा था। रुद्र उसे देखकर कहता है, आई डोंट लाइक समवन लाउड वॉइस, यू नो। बट फिर भी रुद्रांश पीछे होने की कोशिश करते हुए कहता है, आई एम योर डैड। रुद्र रुद्रांश के गर्दन पर चाकू और घुसाते हुए कहता है, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ अपने मर्जी का मालिक हूँ। मुझे जो करने का मन करेगा मैं वही करूँगा। अगली बार से मुझे ऑर्डर दिया तो? बोलते ही वह रुद्रांश के गर्दन को देखता है और फिर चाकू को हटाकर चाकू को देखता है, जो अब खून से सना हुआ था। रुद्रांश अपने गर्दन पर हाथ रखता है और फिर अपने हाथ को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है। रुद्र सोफे पर बैठकर बिना भाव के कहता है, रिलैक्स डैड, आपने इतने कट से कोई नहीं मरता। बोलते ही वह चाकू के खून को अपने हाथ में घसता है। टाइगर उठकर रुद्र के हाथ में लगे खून को चाटता है। रुद्र रुद्रांश को देखता है, तभी दो डॉक्टर आकर रुद्रांश की गर्दन को देखते हैं। रुद्रांश को नज़र बस रुद्र पर ही थी। रुद्र डॉक्टर को देखकर कहता है,
डैड को दर्द हुआ तो तुम दोनों की लाश नहीं मिलेगी। यह सुनकर दोनों डॉक्टर डर से अपने हाथ अपनी जगह पर ही रोक लेते हैं। रुद्र सोफे से उठता है और सीटी बचाते हुए ऊपर जाने लगता है। उसके पीछे उसका टाइगर भी चला जाता है, तो वही रुद्रांश बस रुद्र को देखते रह जाता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।